ये जो यूजीसी वाली बात आप कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि इस पे बदलाव से ज्यादा सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। दरअसल आरक्षण की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति और कास्ट की जगह जो क्लास पॉलिटिक्स जब आ जाती है भारतीय समाज में, वो अंततः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति को नुकसान पहुंचाती है। यूजीसी वाले ने मामले ने, हालांकि ज्यादातर लोगों को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग यूजीसी कानून की बात कर रहे हैं, 99% लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता है जी। ये कानून का मकसद क्या है, और एक डिटेल्ड गाइडलाइंस देके उससे पिछड़ा अगड़ा दोनों संतुष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि अब समाज के अंदर वैमनस्य बढ़ाने से कोई फायदा किसी राजनीतिक दल को कभी होता नहीं है। मंडल में वीपी सिंह भी झुलस गए थे, तो बाबरी विध्वंस में आडवाणी का पॉलिटिकल करियर भी झुलस गया था। अभिषेक जी, पूरे देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। पटना में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, भाजपा कार्यालय के सामने भी कल विरोध हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो नया नियम है यूजीसी का, ये बीजेपी के लिए एक आत्मघाती कदम है, या बीजेपी समय रहते इसमें कुछ सुधार करेगी? लेकिन कल जो धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, उससे क्या लगता है कि कोई छेड़छाड़ होगी, या एज इट इज रह जाएगा ये यूजीसी का कानून, ये जो नया नियम है? और अगर रह गया तो फिर राजनीतिक रूप से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, यूजीसी वाला जो कानून है उसमें कुछ चीजों को क्लियर किया जाना जरूरी है कि आखिर है क्या। जी। क्योंकि आप संविधान को देखें तो आरक्षण और वंचित तबकों के लिए दो तरह की कैटेगरी है। एक एससी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और एक ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 3 पैरामीटर है: सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, और उसके साथ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। ओबीसी के लिए वो तीसरा वाला जो पैरामीटर है वो नहीं है, बाकी दोनों तो है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी वाला कानून नहीं है। और डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत और जातिगत भेदभाव की हद तक जाता है, तो जहां अस्पृश्यता होती है वहीं वो मुखर होकर के जाता है। तो एक ये संवैधानिक पहलू हुआ। लेकिन अब दूसरा पहलू यह भी है कि जातिगत आधार पर मुहावरे बने हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें ओबीसी एससी एसटी के ही है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ भी मुहावरे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ मुहावरे हैं, यादव भाइयों के खिलाफ मुहावरे हैं। आप देखिएगा मिल जाएंगे अलग अलग जातिगत जी। मुहावरे, राजपूतों के खिलाफ मुहावरे हैं, भूमिहारों के खिलाफ मुहावरे हैं, कायस्थों के, सबके खिलाफ है। कोई ऐसी जाति नहीं है जो किसी तरह के जातिगत मुहावरे और तंज भरे मुहावरों के प्रचलन से बची हुई हो। एक भी बिरादरी आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज को रेशनलाइज तरीके से देखने की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर है, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह हुआ है, यह ध्यान जी। रखिएगा। अब दिग्विजय सिंह तो अपर कास्ट के हैं, वो तो जनरल कैटेगरी है। जी। और दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने क्या नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें सामने आ रही है जो आमतौर पर नहीं आनी चाहिए थी। पहली चीज, चुनावी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर आप प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां सामाजिक समीकरण को देख करके टिकट देती है, वोट लेती है, वोटों का इंतजाम करती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री, अब इस समय कोई चुनावी राजनीति नहीं है, इस समय कोई जातिगत समीकरण की राजनीति या टिकट देने लेने का खेल नहीं है। तो इस समय प्रधानमंत्री की जाति का उल्लेख कर कुछ लोग जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। एक जमाने में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का फैसला किया था, उनके भी उनकी बिरादरी का नाम लेकर के उन पर तंज करने की कोशिश हुई थी। लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो लालू यादव के व्यक्तित्व पर तो न जाने कितनी टिप्पणियां जातिगत रूप से हुई, आप सबको पता है। नहीं नहीं, अभिषेक वीपी जी, सिंह वो प्रधानमंत्री बने, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की, वो किया। तो ये जो यूजीसी वाली बात आप कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि इस पे बदलाव से ज्यादा सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। और जो मेरा क्लिफ्लेक्शन अगर मानना है कि नहीं इसमें आया, अगर क्लैरिफिकेशन की जरूरत स्पष्टीकरण नहीं आया, जो धर्मेंद्र है। प्रधान के बयान से नहीं झलकता है, तो क्या बंगाल के चुनाव में, यूपी के चुनाव में बीजेपी को घाटा होगा? दरअसल आरक्षण की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति और कास्ट की जगह जो क्लास पॉलिटिक्स जब आ जाती है भारतीय समाज में, वो अंततः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली राजनीति को नुकसान पहुंचाती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम से भड़कती है,
वर्ग के अगड़ा पिछड़ा की राजनीति के नाम से भड़कती है। यूजीसी वाले ने मामले ने, हालांकि ज्यादातर लोगों को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग यूजीसी कानून की बात कर रहे हैं, 99% लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता है जी। कि यूजीसी का वो क्या है, चार्टर्ड क्या है। वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, मोटे तौर पर अगर समझाने की कोशिश करें तो, नहीं तो आधा घंटा और आपका प्रोग्राम इसी पर खींच जाएगा। एक लाइन में कहें तो वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन के प्रति एक सेफ गार्ड है। वो सेफ गार्ड सबको मिलना चाहिए, अगर ओबीसी को मिला है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसके मिसयूज से कैसे बचा जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक आंकड़ा रखा था 3-4 साल पहले, मध्य प्रदेश में 81% SC/ST एक्ट के केस ओबीसी के खिलाफ थे। और आज देखिए, अब कमोबेश पूरे देश में यही स्थिति है, 80% के करीब SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के केसेज ओबीसी के लोगों के खिलाफ है। लेकिन जब भी SC/ST एक्ट का मामला आता है तो जनरल कैटेगरी के लोग इस ढंग की मूर्खता पर उतर जाते हैं कि वो विरोध में उतर जाते हैं, जबकि वो उसके सबसे कम पीड़ित हैं। उससे जो ज्यादा पीड़ित है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अभी क्या है, देखिए, किसी भी चीज को रेशनलाइज तरीके से देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फायदे नुकसान की बात जो आप कर रहे हैं, तय मानिए सरोज जी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक लाइन तो लेनी होगी, एक क्लियर लाइन लेनी होगी। या तो वो प्रो ओबीसी दिखे, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए का भी दबाव है, लोकसभा चुनाव में वो पीडीए अपना असर दिखा चुका है। और दूसरी तरफ अगर उधर की लाइन वो लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो जाते हैं। आप देखिए, मायावती ने पोटा लगाया था राजा भैया के ऊपर, कितना बड़ा नुकसान हुआ। एंटी ठाकुर करार दे दी गई मायावती, जी। मुलायम सिंह आए, पोटा उठा लिया। तो सामाजिक विमर्श किसी एक प्रतीक से खड़ा हो जाता है, हो सकता है उस प्रतीक का महत्व बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन उससे खड़ा हो जाता है। अब हम लोग तो तब हाफ पैंट भी ढंग से पहनने नहीं आता था, बच्चे थे। मंडल कमीशन जिस समय आया था, हम लोग के होशो हवास के पहले की बात है, आप लोगों ने तो देखा होगा कितनी सरकारी नौकरियां थी, बहुत कम। लेकिन लोग झंडा उठाया कि बाप रे बाप बहुत नुकसान हो गया, अपर कास्ट के लोग भीख मांगेंगे, इस ढंग की बातें की गई। जितनी हम्म। नौकरियां उस समय थी उससे कहीं ज्यादा नौकरियां उसके बाद बन गई। बनी गई। और सबसे ज्यादा वीपी सिंह के स्वजातीय लोग झंडा उठाए हुए थे मंडल के विरोध में, जबकि हकीकत यह है कि वो अपर कास्ट के बीच बैकवर्ड की स्थिति में थे। सबसे कम सरकारी नौकरियां राजपूतों में थी, उससे कहीं ज्यादा आज है कि लोग मंडल के झटके के बाद पढ़ने लिखने लगे, नहीं तो लठैती ही कर रहे थे। तो इस ढंग की जो चीजें हैं, वो यूजीसी वाली बात जो आप कह रहे हैं, उस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि एक कानून का मकसद क्या है, और एक डिटेल्ड गाइडलाइंस देके उससे पिछड़ा अगड़ा दोनों संतुष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि अब समाज के अंदर वैमनस्य बढ़ाने से कोई फायदा किसी राजनीतिक दल को कभी होता नहीं है। मंडल में वीपी सिंह भी झुलस गए थे, तो बाबरी विध्वंस में आडवाणी का पॉलिटिकल करियर भी झुलस गया था, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। तो आपने सुना अभिषेक जी को कि यूजीसी पर एक क्लियर कट लाइन सरकार को लेनी होगी, नहीं तो ये मामला जो है कोई भी रूप ले सकता है। और इसका जो राजनीतिक नफा नुकसान है, ये तो जिसको होना है होगा ही, उस पर कोई दो मत नहीं है। लेकिन समय रहते एक स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए कि जो बदलाव हुआ है वो क्या है, और क्या सही मायनों में ये अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं, उसको नुकसान पहुंचाएगा, या फिर इसके मामले में गलत अफवाह लोग फैला रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए। अभिषेक जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।